नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, व्याख्याता इतिहास राजपूताना पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अब आज पहली क्लास है अपनी इतिहास की। इसमें आपको तो पुस्तकें रहती हैं विद्यार्थियों, अपनी दो पुस्तकें चलेंगी। एक तो क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और एक है आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। ये दो पुस्तकें चलेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व के इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अगर पुस्तकें हैं तो आप शर्मा व्यास की ये, और ये भी क्या है, शर्मा व्यास जी क्या है, शर्मा व्यास, कालूराम शर्मा, प्रकाश व्यास, इन दोनों किताबें आई। ये पुस्तकें तो क्या विद्यार्थी जैसे शर्मा व्यास जी की हैं, ये तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन में काम आना, अर्थात BA फाइनल पढ़ लिया, उसके बाद में कोई औचित्य नहीं। और एक अगर आपको कोई कंपटीशन में करनी है या फिर आपको PG करनी है तो दोनों में एक आती है अरविंद भास्कर की, अरविंद भास्कर जी की पुस्तक है विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के इतिहास की और आधुनिक विश्व के इतिहास की। बहुत ही उम्दा पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। अगर आप इसको खरीद सकते हो तो इसको खरीदना, या आपको कंपटीशनों में अगर PG करोगे उस समय या RS कोई भी कंपटीशन दोगे आप, उसमें बहुत ही फायदेमंद है। आधुनिक भारत के इतिहास और आधुनिक विश्व के इतिहास, ये अरविंद भास्कर जी बहुत अच्छा है। तो अगर आप स्कूल कॉलेज लेवल के खरीदना चाहते हो, अगर आपको BA में पास होना है तो शर्मा जी खरीदना, और अगर आपको कंपटीशन में चाहिए तो अरविंद भास्कर जी भी खरीद लेना। तो विद्यार्थी दो तो आपकी किताबें चलेगी। उसके बाद में मैं पहला शुरू कर रहा हूँ अपना आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी आधुनिक भारत के इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में पहला पार्ट है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। जैसे विद्यार्थी हम सभी मानते हैं कि 2-2.5-3 सालों में 300 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो ये गुलामी है वो एकदम से हम पर आकर टूट पड़े या फिर धीरे धीरे सन एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने गुलाम बनाया, उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट आएगा अपना भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, होता क्या है विद्यार्थियों, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ क्या विद्यार्थियों, जैसे 15वीं शताब्दी हुई, और 15वीं शताब्दी से पहले का अपना यूरोप का काल चलता है। देखिए जैसे मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, ये आप जानते हो ईसा पूर्व, आपने फर्स्ट टाइम मैंने बताया आपको, एक होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईस्वी। वह विद्यार्थियों यहाँ से मालूम नहीं कहाँ से चल रहा है, आज हम यहाँ पर हैं और हमें नहीं मालूम कि काल कहाँ से चला रहा है, लेकिन हम जो जो इतिहास को पढ़ते जाते हैं हम पीछे जाएंगे। तो इतिहास और इतिहास को सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से एक जगह अंकित किया, और वो अंकित क्या हुआ कि कहीं तो हमें एक पॉइंट बनाए जहाँ से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अन्य तो बहुत पीछे भाई हम चलेंगे आगे मानो चलता जाएगा, तो ऐसे तो इतिहास अनगिनत है, लेकिन हमें पॉइंट तो बनाए, ये निर्धारित पॉइंट है, इसके पीछे ये और इसके बाद में ये घटना हुई। तो विद्यार्थियों लगभग 15 शताब्दी के आसपास में पूरी दुनिया में या यूरोप में क्या कि ईसाई धर्म का प्रचार ज्यादा हो गया था, और लगभग अधिकांश जनता क्या है ईसाई धर्म को मानने लगी थी। अब पढ़े लिखे भी इतिहास ईसाई लोग के इतिहास में इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने क्या किया, एक ईसा अर्थात जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, अर्थात ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह, और ईसा मसीह को सबसे ज्यादा मानने वाले आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इन्होंने कहा क्या कि जब ईसा का जन्म हुआ ना तो उसको मान लिया इन्होंने 0, तो ईसा के बाद की जो घटनाएं शुरू हुई उनको तो बोल दिया इन्होंने ईस्वी, और ईसा से पहले की जो घटनाएं होगी उनको बोल दिया इन्होंने क्या, ईसा पूर्व। जैसे अपना एक युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, सम्राट अशोक अपने जीवन का एक युद्ध लड़ते हैं, और वो युद्ध कौन सा है, कलिंग का युद्ध। अर्थात ईसा से 261 साल पहले भारत में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें 1 लाख लोग मरे थे,
1.5 लाख लोग घायल हुए थे और उस हाहाकार चित्कार को देखकर सम्राट अशोक का मन पिघल गया था। उन्होंने युद्ध न करने की ठानी थी। तो कौन सा युद्ध था? कली का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर इस समस्या का जन्म हो गया। इस समस्या के बाद की जो घटनाएं हैं वो कहलाती है ईस्वी। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1578 ईस्वी, ऐसे तो 1578 ईसा के 1578 साल बाद में ये घटना घटी है। तो ईसा के जन्म से जो पहले की घटना है वो ईसा पूर्व है और ईसा के बाद की जो घटना है वो ईस्वी है। तो लगभग ईसा के जन्म के पहली शताब्दी जानते हो विद्यार्थियों? आप सभी जानते होंगे शताब्दी क्या होती है? शताब्दी होती है 100 वर्षों की। तो पहली और दूसरी शताब्दी तो क्या है? यूरोप में एक यूनानी सभ्यता रही थी, यूनानी की सभ्यता। पहली और दूसरी शताब्दी में क्या हुआ? यूनानी की सभ्यता रही है। उसके बाद में आते हैं लगभग ये दूसरी शताब्दी के आसपास यूनानी सभ्यता क्या होगी? विलुप्त होने लगी। उसके बाद में तीसरी से चौथी शताब्दी तक यहाँ पर कौन सी सभ्यता पनपी? रोमन सभ्यता। लेकिन चौथी शताब्दी के आप कहते हैं ये भी क्या होने लगी? विलुप्त होने लगी। तभी तो कहते हैं हमारे इकबाल कि मिस्र, यूनान, रोम सब मिट गए जहाँ से, मगर कुछ बात है कि हस्ती मिटते नहीं हमारे भारतीय संस्कृति हजारों साल के कूड़ थपेड़े खाते हुए भी आज भी हमारे वो जिंदा है, हमारे संस्कार में है। और यूनानी मिट गए हैं, रोमन मिट गए हैं, मिस्र मिट गए हैं। मिस्र में सिर्फ उन पिरामिडों के बदवासेस है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो कुछ हस्ती है कि बात बढ़ती नहीं हमारी, ये इकबाल महोदय कहते हैं। तो विद्यार्थियों इस यूरोप में चौथी शताब्दी तक क्या था? रोमन साम्राज्य था। दूसरा यूनानी एक सभ्यता हो गया जहाँ पर लोग बुद्धिमान थे, सुकरात, अरस्तु ऐसे लोग यूनान विद्वान रहे। उसके बाद में रोमन संघ आ गया, जैसे टोलमी आ गया, जस्टिन आ गए, ऐसे विद्वान हुए। लेकिन चौथी शताब्दी आते आते है यहाँ पर पूरी सभ्यता विलुप्त होने लगी। इस चौथी शताब्दी के बाद में पूरा यूरोप है जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया और यहाँ पर सामंत लोग राज करने लगे। कौन राज करने लगे? सामंत लोग। अब इन सामंतों ने ऐसी व्यवस्था दी कि गरीब गरीब रहेगा, उच्च उच्च रहेगा। गरीब लोगों को तो इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया, न कोई पढ़ाई न कोई लिखाई। एक तरह से चौथी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये पूरा का पूरा है अंधकार युग था। इस चौथी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक लगभग 1000 साल का एक पीरियड है। इसको बोलते हैं अंधकारमय युग। अर्थात चौथी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये सामंतों का राज रहा और पूरा यूरोप अंधकारमय, अर्थात मनुष्यों को जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाने लगा। ये लोग एक तरह से बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन 14वीं शताब्दी आई, यहाँ पर कुछ पुनर्जागरण होने लगा। पुनर्जागरण का मतलब है पुनः जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है विद्यार्थियों पुनः जागरण। पुनर्जागरण मतलब पुनः जागरण। जैसे कि यूनान, रोमन पहले जागृत अच्छी सभ्यता थी, विश्व में बहुत अच्छी सभ्यता थी, लेकिन 1000 काल में ये बिल्कुल विलुप्त हो गए। लेकिन अब क्या है, इन्होंने कुछ लोग पढ़ने लगे, जैसे कि पढ़ाई कुछ चर्चों तक ही सीमित थी। कुछ चर्च या पादरी कुछ लोग पढ़ते थे, तो कुछ पादरी अच्छे हुए, उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और अपने प्राचीन यूनानी रोमन ज्ञान को देखा। वो कहा यार हम इतने महान थे, हम इतने उच्च थे और आज हम कहाँ पर जी रहे हैं। तो इन कुछ विद्वानों को पढ़ा और पुनर्जागरण करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि शिक्षा को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे आते आते 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में यूरोप है फिर दुनिया का नेतृत्व करने लगा, अर्थात एक सक्षम महाद्वीप के रूप में हुआ। अनेक अब यहाँ पर सामंत नहीं, अनेक राष्ट्रों ने यहाँ पर जन्म ले लिया और राष्ट्र बनने लगे और ये हर राष्ट्र एक दूसरे से आगे दौड़ने लगे। वो सोचता है कि मैं आगे निकल जाऊँ, वो सोचता है मैं आगे निकल जाऊँ। इसलिए इन्होंने यूरोप में तो अपनी जगहों के अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण कर दिया। अब ये राष्ट्र है जिनके पास में उन्नत साधन है, उन्नत सामग्री है, तो ये राष्ट्र ये सोचने लगा कि हम ही इस दुनिया में हैं या हमारे अलावा और भी कोई दुनिया है। तो इसलिए यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं उन्होंने क्या है समुद्री यात्राएं की। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, समुद्री यात्राएं करने लगे कि हमारे अलावा इस दुनिया में धरती पर और भी कोई है। तो जो ही समुद्री यात्राएं करने लगे हैं यूरोप की पूरे देश, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, सारे जो जल मार्गों से यात्रा कर रहे हैं और नए नए संसाधन खोज रहे हैं, उपमहाद्वीप खोज रहे हैं, उपनिवेश खोज रहे हैं। तो इन समुद्री यात्राओं
भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल सबसे आगे है। उसके बाद में कौन सा आ गया? स्पेन। स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे यूरोप में क्या भौगोलिक खोजें होती और ये लोग दूसरे देश जाने लगे। तो यहाँ से शुरुआत होता है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कि भारत में कैसे यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ। अब यूरोप एक समुद्र महाद्वीप के रूप में हो गया, अनेक राष्ट्रों ने यहाँ पर जन्म ले लिया। अब ये उन्नत हो गए, कृषि भी करने लगे, पढ़ाई भी करने लगे, व्यापार वाणिज्य में मशीनरियों ने यहाँ पर मशीन से काम होने लगा। अब इन्होंने भूगोलीय यात्राएं कि दुनिया में हम ही हैं या और भी हैं, तो उन्होंने जल मार्ग से अपनी यात्राएं शुरू कर दी, बड़े बड़े जहाज लेकर, उनमें हथियार अपने सैनिकों को लेकर, कि दुनिया में और भी कोई नया यात्रा नहीं है। इस भौगोलिक खोजों में सबसे आगे रहा एक पुर्तगाल, छोटा सा देश है, इसके अलावा है लिप्सन और एक स्पेन। ये दोनों देश हैं, पुर्तगाल सबसे आगे रहा, उसके बाद स्पेन है। इन्होंने भौगोलिक खोजें प्रारंभ कर दी और इसी भौगोलिक खोज के तहत भारत में यूरोपियन कंपनियां आती हुई गई। समझे कुछ भाई? कुछ ये समझना और किताबें जरूर पढ़ना। मैं आपको बोल दूंगा लेकिन किताबें बगैर पढ़े आप कुछ भी नहीं होगा। तो भारत में सबसे पहले कौन आता है विद्यार्थियों? पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। इसमें क्या हो विद्यार्थियों, एक व्यक्ति है, एक सेनानायक है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा एक कैप्टन, जहाज का कैप्टन है। ये जैसे कि मैंने बताया, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये है। अभी यूरोप है, जैसे कि ये जगह कौन सी हो गई? ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये लोग हैं, जैसे पुर्तगाल यहाँ तक पूर्वी राष्ट्रों की तरफ जाने लगे, कि यहाँ पूर्व की तरफ जाने लगे और पहुंचते पहुंचते भारत के कहाँ पहुंच गए? एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, उस प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम है विद्यार्थियों कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह, ये प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट बंदरगाह के किनारे पहुंच जाता है। जाना चाहता था पूर्व में, जैसे जापान साइड में, लेकिन पहुंच कहाँ गया? भारत में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह, वहां पर अपने साथियों के साथ में वास्को डी गामा पहुंच जाता है। इस कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। इस समय कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी अगस्त 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा पहुंचा, जाना तो कहां था? पूर्व साइड में, लेकिन कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यहाँ के राजा, यहाँ का राजा था जेमोरिन राजा, जेमोरिन। ये एक हिंदू उपाधि थी, हिंदू राजा की उपाधि। ये जो कालीकट का राजा कौन था? जेमोरिन। पूरे जेमोरिन राजा का नाम नहीं है, जेमोरिन हिंदू राजा की एक उपाधि थी। तो कई बार, एक बार 2016 में या 2015 में एक एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उस फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि वास्को डी गामा का स्वागत किस राजा ने किया था? तो राजा जेमोरिन ने किया था। ये वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह को करता है, यहाँ पर इसका करता है। तो यहाँ पर राजा ने ये आओ पुर्तगाल से, उन्होंने पूरा स्वागत किया। तो वास्को डी गामा देखता है कि यहाँ पर पुर्तगाल इस कालीकट बंदरगाह पर, इस कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर अरबों का अधिकार था। अरबों का अर्थात अरब लोग भी हैं, इस समय व्यापार करते हैं। वो जो कालीकट बंदरगाह था, भारत में क्या होता है? तो काली मिर्च बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी और काली मिर्चों के लिए लोग आते थे। तो काली मिर्च इसने वास्को डी गामा जब भारत में आकर देखा, सुनने का कालीकट बंदरगाह में तो अरबों का बहुत ज्यादा अधिकार है। वास्को डी गामा ने अपनी कूटनीति का परिचय लिया। लगभग 2 महीने भारत में रहने के बाद में ये वापस पहुंचा जाएगा पर अपने पुर्तगाल, और अपने साथ कुछ काली मिर्च लेके गया। और जब काली मिर्च लेके गया, वह यूरोप में बेचना है, तो यहाँ से लागत लगाने के बाद भी 60 गुना ज्यादा कीमत पर उस काली मिर्च को बेचना है।
इसलिए भारत को मसालों का देश, काली मिर्चों का देश कहा जाता है। वहां से बाद में ये फिर आता है। तो सबसे पहले भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने की है। पुर्तगाल निवासी था, जाना जाता पूर्व साइड में, लेकिन भारत में आ गया। 14 अगस्त 1698 कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यहाँ के राजा हिंदू जेमुन ने इसका स्वागत किया और यहाँ पर उतारा और उसको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इस समय कालीकट बंदरगाह पर क्या है? अरबों का अधिकार हुआ करता था। इसके बाद में इन्हें अनुमति लेने के बाद में एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुर्तगालियों ने कैसे भारत में अपना हस्तक्षेप प्रारंभ करना शुरू किया। पुर्तगाली आ गया, वो कौन है? पुर्तगाल का सबसे बड़ा वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा है ये भारत में है। इस समय क्या होता है कि जो हिंदू जेमोरिन है, जो जेमोरिन है, जेमोरिन है जो कोचीन एक राजा था, कोचीन के साथ शत्रुता थी, शत्रुता अर्थात जेमोरिन हिंदू राजा है और कोचीन एक अलग राजा है। इन दोनों के बीच में क्या था? आपस में शत्रुता थी। तो वास्को डी गामा ने जेमोरिन की सहायता की, अर्थात वास्को डी गामा ने जेमोरिन की सहायता की और कोचीन पर आक्रमण किया तो हार गए। तो यहीं से पहली बार भारतीय राज